नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन समझते हैं पहले इसे। जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहां पे ये भी लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड पोलराइजेशन। ओके, तो जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देखिए ये ले लिया हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है उसमें, सुनिए। उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो कहाँ होता है, उसके अपोजिट आ जाता है। इसे ही बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। बात समझ में आ गई? तो देखो, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया और इधर की साइड में हमने क्या लगा दी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ओके, इस साइड में। तो आप बताओ क्या होगा। तो इस साइड में लगाई है ना, ऐसे डायरेक्शन है इसकी, तो इसके अंदर जो चार्ज होंगे पॉजिटिव, वो सब के सब कहां चले आएंगे, इस साइड में, ठीक है। और जो इसके नेगेटिव होंगे वो कहां आएंगे, इस साइड में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इसे ही बोलते हैं हम, ठीक है, पोलराइजेशन। बात समझ में आ गई? चार्ज का बटना, ठीक है, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, उसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। एक बात और आती है यहाँ पर ध्यान देने की, आगे हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। देखो ये प्लस और ये माइनस अब तो अलग अलग हो गए दोनों, है ना, अलग अलग होगा। वेरी गुड। जब ये अलग अलग हो गए तो मुझे एक बात बताइए, तो इनके बीच में भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी, इनके बीच में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनल। और वो किधर से किधर की ओर होती है। वैसे ही आपसे कोई भी मालूम करे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो देखो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी और उसे बोलते हैं हम EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी के ऊपर हम यही वाली बात यहां पर थ्योरी में लिख रहे हैं। देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ डाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन dielectric material in an external electric field is called polarization. ओके, क्या है, द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? वो घटना, वो फिनोमिना जो क्या कर दे, डिस्प्लेसमेंट कर दे, किसे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। कहाँ, किसमें, इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये क्या था हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने में, फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसे ही क्यों क्या बोलते हैं हम, इस फिनोमिना को, पोलराइजेशन। क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और ये देख लेना, ये हमने अपनी 2 वीडियो आपने देखी होंगी पिछली, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें शायद 7 हो गए होंगे पॉइंट या 8, है ना, तो शायद 7वां पॉइंट है ये, है ना, 7वां। जैसे भी हो आप पॉइंट टू पॉइंट डालते रहना, नोट करते रहना। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in an external field। ओके, तो देख ही रहे होंगे आप, ये डायग्राम बनेगा इसमें। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
जिसमें हमने कोई डाइपोल रख दिया है थीटा एंगल बनाते हुए, और डाइपोल क्या होता है माइनस और प्लस क्यू चार्ज होता है उस पर, और ये हम पहले निकाल भी चुके हैं। क्या आया था याद है, इस पर परपेंडिकुलर क्या आता है 12 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 12, याद है। ये हम पिछले चैप्टर में अपने फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ना देखी हो वो जरूर देखिए, तभी इस पर पहुंचिए। सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है इसका 8। हम अपने 2 वीडियो में, इससे पहले 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में 7 पॉइंट करा चुके हैं इसके, और ये 8 पॉइंट है, ठीक है। ये आया था, क्लियर। तो ये बात हम यहां पे लिख देंगे, क्या है, लेट द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दो यहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा बी। क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। बताइए, हम प्रूफ कर चुके हैं ना पिछले चैप्टर में, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एंगल थीटा बनाते हुए जो हमने रखा था। क्लियर होगी बात। लेकिन हमें निकालना क्या है, हेडिंग क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो है हेडिंग हमारा, हमें तो यू निकालना है। यू इज इक्वल टू, आपको याद भी रखना है, माइनस पी ई कोस थीटा। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, अभी देखेंगे। यहां तक बताइए, क्लियर होगी बात। तो हम ये जानते हैं इसलिए हमने लिख दिया। आप क्या कह रहे हैं, द वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रो थीटा 1 बिटवीन ऐसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रो बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2। मतलब देखो, समझ, हमने बताया था ये जो पेयर बना है इसका एफ फोर्स का, ये क्या करेगा, इसे घुमाएगा, है ना, रोटेट कराएगा। तो मान लीजिए पहले थीटा 1 एंगल था, बाद में क्या हो गया थीटा 2। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो W इज इक्वल टू, कहां से कहां को रोटेट किया है हमने, थीटा 1 से थीटा 2, तो और डी थीटा। बताइए, ठीक है। इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं आपको, इसी चैप्टर में कराया था, और हमने अलग से भी वीडियो बना रखी है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें भी। तो टाउ की वैल्यू क्या है, आप कहोगे थीटा 1 थीटा 2, पी की टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। बताइए, सही है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें इंटीग्रल करना होता है। किसका करना होता है, डी के साथ में क्या चीज है, थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना होता है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे जो भी थीटा है उसके साथ उसका होगा। तो पी और ई को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा का होगा ओनली। तो क्या आएगा हमारा, पी ई कॉमन ले लिया, थीटा 1 थीटा 2 और साइन थीटा और डी थीटा। बताइए, बात समझ में आ रही है। तो इसका डिफरेंशियल वो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, पी ई माइनस कोस थीटा, थीटा 1 थीटा 2 और यहां पे थीटा 1, ये थीटा 2 है ना, थीटा 2 थीटा 1। आप यहां तक नोट करिए, इसे कर लिया, ठीक है। ये डायग्राम बनाए यहां तक, बताइए समझ में आ गया। अब मैं इसे ऊपर करा देता हूं, देखो ये मैंने एक बताया था, जब हम लिमिट लगाते हैं, यहां तक तो नोट कर लिया आपने, लिमिट लगाते हैं उससे पहले कोई भी माइनस हो या फिर कोई नंबर दिया हो, कोई भी कांस्टेंट चीज हो, उसे बाहर ले लेते हैं। तो माइनस को बाहर ले लें, इधर हमारा डब्ल्यू चल ही रहा है, माइनस पी ई
कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर है? लिमिट कैसे लगाते हैं? पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर। क्लियर? नीचे लिख रहा हूं, बस हो गया प्रूफ ये। W इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। बस बताइए, ठीक है? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, बस एक बात और बताओ मुझे, ये माइनस है, अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो जो माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। देखो माइनस जो था वो अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? और यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाता है सिस्टम में? पोटेंशियल एनर्जी के। यही तो कहते हैं हम। तो लिख रहे हैं यहां पर दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखते हैं हम? यू से। तो इसे ही हम क्या लिख देंगे? U इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यहां तक बताइए आप, समझ में आ गई बात या नहीं? तो आपको ये भी याद रखना है। आगे अब हमने यहां पे तो ये कह दिया था कि वो रोटेट हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है? मान लीजिए इफ थीटा 1 को हम मान लेते हैं 90 डिग्री और थीटा 2 को मान लेते हैं थीटा। अगर हमने उसे रोटेट कराया 90 से, पहले परपेंडिकुलर था, अब हमने किसी थीटा पर रोटेट करा दिया, ठीक है? तब क्या होगा? तो मैं इधर करा देता हूं, देखो U इज इक्वल टू माइनस पीई पीई कोस थीटा 1। कोस थीटा 1 का मतलब क्या हो गया? 90 कोस 90 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 2 का मतलब क्या हो गया? थीटा। तो U इज इक्वल टू, ये बताइए कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब पीई की किससे मल्टीप्लाई होगी? ओनली इससे होगी। तो पीई कोस थीटा। ये तो कह रहा था प्रूफ करने को। U इज इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कोस थीटा। नोट कर लीजिए, बता समझ में आ गई बात? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो जब हम किसी भी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। लिख रहा है यहां पर 9 मान लीजिए, है ना इसे? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये क्या है भाई? तो इसे हम अलग अलग ही लिखवाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर। समझिए समझिए, ये जो फैन देखा होगा आपने चलते हुए, है ना? इसके साथ में एक वो लिखा लगा होता है सेल की तरह बाहर, ठीक है, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। तो उसे ही बोलते हैं भैया कैपेसिटर। बात खत्म। और इसका सिर्फ काम ये होता है, ये क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, या चार्ज को स्टोर कर लेता है। जैसा दिल करे ऐसे लिख सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? आपने देखा भी होगा, जैसे आपके फैन में कोई कमी आ गई या स्लो चल रहा है, ठीक है, आप दुकानदार से बताओगे जाके ऐसे ऐसे, तो सबसे पहले पता क्या करेगा वो? अपना कंडेंसर आपका चेक कर लेगा, आपके फैन का कंडेंसर चेक करेगा। उसमें 2 वायर होते हैं ना, दोनों लगाएगा, और दोनों लगाने के बाद आपस में टच करके देखेगा। अगर स्पार्किंग बहुत तेजी से हुई, ठीक है, चिंगारी बहुत तेज निकली, तो वो क्या कहेगा? उन्हें तुम्हारा कंडेंसर तो सही है, इसका मतलब फैन में ही कोई कमी है, लाओ मैं इसे खोल के देख लेता हूँ। और अगर बहुत कमी से निकली इसमें स्पार्किंग, बहुत हल्के हल्के टच करने पर बहुत हल्के हल्की कुछ चिंगारी निकली, तो वो कहेगा तुम्हारा कंडेंसर खराब हो गया, ये चेंज कर लो, ठीक है, तुम्हारा फैन बहुत तेज चलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसने करा क्या इतनी सी देर में? सिर्फ उसने कंडेंसर के वायर उसमें लगाए, पिन में, 3 पिन में, और वो क्या हो गया? एकदम से उसने चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई अब? तो उसे ही कहते हैं हम कैपेसिटर, ठीक है? बल्कि अब तो कंडेंसर पे भी कैपेसिटर ही लिख के आने लगा है, देखना आप कभी, ठीक है? तो कैपेसिटर का मतलब समझ में आ गया? जो अपने अंदर चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ले, वही सिस्टम क्या कहलाता है? कैपेसिटर। ओके, यही बात हमने यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टोर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज, बस ये इसकी डेफिनेशन है। विच इज स्टोर, ऐसे कह दीजिए, विच इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, वही क्या है हमारा कैपेसिटर। सेकंड टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये क्या है भाई, ये भी सुनिए ध्यान से। देखो वैसे समझ ही गए होंगे आप, कैपेसिटेंस कहाँ से निकल के आया, कैपेसिटी से। हर चीज की अपनी अपनी, जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक हम जो फैन वगैरह, फैन रेसिस्टर हैं, चाहे बल्ब हो, इन सब की क्या होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अपने अपनी रेफ्रिजरेटर हो गया भाई, वो इतने एम्पियर की करंट लेगा, वो इतने वाट का, वो इतने वाट का, ऐसे तो होता है। तो उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसे भी मैं ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके स्टेबलाइजर जो है, स्टेबलाइजर में इस टाइम 0 पे है सुई, ठीक है, आगे 50 100 ऐसे लिखा हुआ है ना, 150 200 250 ऐसे इस टाइम 0 पे है। तो आप क्या कहोगे, क्या है ये स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ओके। तो ये ऐसे है, तो आप कहोगे इस टाइम वोल्टेज 0 है। क्या कहोगे आप, वोल्टेज 0 है, क्लियर। अभी मान लो लाइट आ जाए, एकदम से लाइट आ गई, तो ये सुई 0 पे रहेगी, इसका मतलब ये उठनी शुरू होएगी, है ना, इधर को आएगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये पता चला, लो लाइट क्या चीज है, चार्ज। लाइट क्या चीज है, चार्ज है। तो इसका मतलब ये पता चला, चार्ज जो होता है वो वी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। या वी जो है, सॉरी ऐसा कह दो, वी जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी से बनती है हमारी कैपेसिटेंस की थ्योरी, ठीक है। हमारा फॉर्मूला आता है, कैपेसिटेंस को हम सी से लिखते हैं। सी बराबर हो जाता है सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी। सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, मतलब अगर हमने चार्ज ना देते हैं तो वी 0 रहता, ये तो मतलब है। तो अगर हमने चार्ज ना देते हैं तो क्या रहता, वी 0 रहता। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो वी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर। अगर हम चार्ज ना देते हैं तो वी क्या होता है यहाँ पे, 0। तभी तो सुई इधर को गई है बाद में, ठीक है, जो नीडल है। तो इसका मतलब वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे। और जब हम ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आ जाता है सी, और सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, वी अपॉन में चला जाता है। बात समझ में आ गई। यही सी जो है आप जो देख रहे हैं सी, यही क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटेंस, ओके। बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में इसका, आगे को जितने भी पॉइंट है सब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसे लिखते हैं, क्या है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, इसी से बना देंगे हम डेफिनेशन, ये जो बात बताई हमने। द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शनल कह दो, है ना, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। कोई भी वायर होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट आई जैसे, है ना, मान लो लाइट आई हुई है या स्विच ऑफ है, जैसे हमने स्विच ऑन करा तो इसके सिरों के बीच यहाँ पर क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है। और वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। अगर चार्ज ना देते हैं हम, लाइट ना आती, तो इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता, 0 रहता। वही बात हमने यहाँ कह दी कि द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इट्स एंड। बात समझ में आ गई। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो हमने किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया है और उसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यू के। बताइए, ठीक है। जब हम यह साइन हटाते हैं तो क्यू इजिकल टू सी वी, या सी इजिकल टू क्या आ जाता है, क्यू अपॉन वी। और यही सी क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है।
यही सी क्या कहलाता है हमारा, कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, अगर आप इसकी यूनिट देखोगे इसके हिसाब से तो आप कहोगे कूलम पर वोल्ट, क्योंकि कूलम होती है और वी की क्या होती है, वोल्ट। बात समझ में आ रही है, कूलम पर वोल्ट। लेकिन इसकी दूसरी यूनिट जो लिखी गई है कूलम पर वोल्ट, तो शायद एक जगह भी ना मिले आपको, तो इसकी यूनिट होती है दूसरी फेरड। ठीक है, क्या है, एस आई यूनिट इज क्या है, फेरड, जिसे हम शॉर्ट में एफ से लिखेंगे। ठीक है, फेरड पूरा ना लिख के किससे लिखेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, जितनी भी जगह लिखेंगे एफ, फेरड। इसकी यूनिट क्या होती है, फेरड। लेकिन ये फेरड जो है बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट है। आपको हो सकता है पूरी बुक में फेरड ना लिखाई हुआ दिखाई दे, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत लार्ज यूनिट होती है फेरड। तो हम जितने भी इसकी रेसिस्टर्स की बात करते हैं, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, बल्ब हो, इन सब में, तो इन सब में इस्तेमाल होता है माइक्रो, पीको, इन सब का। ठीक है, मतलब छोटी यूनिट का। तो हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं माइक्रो फेरेड, ये लिखा हुआ दिखेगा आपको, पीको फेरेड दिखा हुआ दिखेगा, नैनो दिख जाए, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी दिखे तो आप समझ जाना। लेकिन आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, जब तक इसे फेरेड में कन्वर्ट ना करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो किसके इक्वल होता है भाई, आपको पता ही होगा, 10⁻⁻⁶। पीको किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12। और नैनो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹। तो इस टाइप से सबसे ज्यादा जो आंसर क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो माइक्रो में, पीको में मिलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। पी क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी का ये टॉपिक था हमारा। ठीक है, हमने ये कर लिया, नोट करिए इसे भी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां बताता चलूं, नोट करके लिख लीजिए इसी के नीचे। ये जो सी का फॉर्मूला आया है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो ये सी ना तो इस पर डिपेंड करता है ना इस पर। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं फिजिक्स में हमारी, जो कि जो फॉर्मूला तो बन जाता है, आप कहोगे यार कर तो रहा है सर क्यू और वी पर। ठीक है, तो मैं कहूंगा ना, बिल्कुल भी ना कर रहा। इसी टाइप से आता है रेसिस्टेंस, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो मैं आपसे यही बता दूं, आर जो है ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। इसी टाइप से ये भी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, आप कहोगे क्या मतलब हुआ इसका, तो पहले ये समझ लीजिए। जब हमने कोई कंडेंसर ले लिया, जैसा मैं अभी फैन की बात कर रहा था, फैन में जो कंडेंसर लगा हुआ था कैपेसिटर, और उस पर लिखा हुआ है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, 10 माइक्रोफेरेड, ऐसा मान लीजिए ये है, राइट। तो उसकी तो फिक्स हो गई। जब कोई भी ठीक है कैपेसिटर तैयार होता है तो उसकी कैपेसिटी फिक्स कर दी जाती है कि भाई ये 10 है, इसकी कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड। अब आप उसे कितने चार्ज दे दो, कम दे दो, बढ़ते दे दो, कितने वोल्टेज दे दो, ठीक है, कितने ही दे दो, लेकिन कैपेसिटी तो उसकी यही रहेगी 10। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है, कैपेसिटी नहीं चेंज हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ सी जो है ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे। क्लियर हो गई बात। इसी टाइप से आर होता है, जब हम आगे पढ़ाएंगे ये भी बताएंगे, आर ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे। मान लो कोई वायर ले लिया मैंने, मैं कहूँ इसका रेसिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, ठीक है, तो ये तो यही रहेगा। अब चाहे तुम इसके सिरों के बीच, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी कर दो, पहले 150 थी मान लो, आपने 220 कर दी, ठीक है, या पहले 3 एम्पियर की करंट थी इसमें, मान लो आपने 5 एम्पियर कर दी, लेकिन मैं कहूंगा इसका रेसिस्टेंस क्या है, तब भी आप यही बताओगे 2 ओम। बात समझ में आ रही है। तो बात ये आती है फिर आर जो है रेसिस्टेंस, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो हम आपसे ये कहेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी जो है, अब आप यहाँ पर भी कहोगे, तो फिर जब सी ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे, तो फिर ये करता किस पे है डिपेंड, तो हम कहेंगे ये जो कंडेंसर होते हैं इनके शेप पर, साइज पर, इन पे डिपेंड करता है। मैं लिखवा रहा हूं नोट करके, ठीक है, याद रखना है। नंबर 1, सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। दूसरी बात है, सी डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1, इसी में ए पॉइंट ऐसा करके लिखना है, शेप, साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एंड
सही है, इन पर डिपेंड करता है। और ऐसे भी कह सकते हैं हम सी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, कि भाई किस चीज का ले रहे हो आप, तो इन चीजों पर डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। जबकि फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम, बार बार पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी। तो ना तो वो क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे, इन चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चले, ये नोट करके लिख लीजिए, पता होना चाहिए आपको, सही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डाल देना कौन सा हेडिंग हो रहा है, ठीक है, देख लेना, नेक्स्ट करके डाल देना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor. स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। देखते हैं भाई इससे क्या क्या मतलब हुआ, आप समझिएगा होंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू बताइए, किसके लिए बताइए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला, उसके आसपास कोई और कंडक्टर ना हो किसी भी तरह का। तो हमने एक स्फेयर ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर, और इसे कहाँ रख दिया, एक इंसुलेटर पर रख दिया। डायरेक्ट अर्थ पे क्यों ना रखा, क्योंकि अर्थ भी क्या है, एक कंडक्टर का काम करती है, कंडक्टर है, सही है, इस वजह से। बात समझ में आ गई। इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो वो यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पिछले चैप्टर में भी आपने इस बारे में इस टाइप से पढ़ा था, याद है। और इसकी जो रेडियस है उसे क्या कह दिया हमने, कैपिटल आर बोल दिया, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट बी एन isolated spherical conductor of radius r. It is charged uniformly. Then the electric potential on the spherical conductor. देखो सोचो अब एक मिनट, हमें सी निकालना है और सी इजिकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, क्लियर। तो अब हमने ये सोचा कि यार सी इसका कैसे निकालें, तो सी तो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें इसका v मिल जाए तो v की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, c की वैल्यू आगे निकल गई। बात समझ में आ गई। तो हमने ये काम यहाँ करा, बताइए समझ में आ गया, क्लियर है। तो v इजिकल टू क्या होता है, k q अपॉन आर। बताइए यही तो होता है, पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में, ये तो चैप्टर है इसमें हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारी 2 वीडियो डाल चुके हैं हम इस चैप्टर की, वो देखना, सही है। v पता है, अब हम क्या करना है, हमें तो c निकालना है ना। इफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज C, देन तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू कितनी है भाई, K Q अपॉन R, वो सॉरी K Q अपॉन R। तो R कहाँ पहुंचेगा, R कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, और कैसे, K कैंसिल। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, R अपॉन K, बोले ऐसे तो आ गया। तो आपको याद होगा K की वैल्यू क्या होती है, ये जो हम K लगाते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो इसकी वैल्यू अगर हम R अपॉन 1/4πε0 लगा दें तो ये बट ऊपर पहुंचेगी ये भी, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4πε0 R, और इसकी यूनिट क्या होती है, फेरड। मतलब बात समझ में आ रही है। तो याद रखना आप, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं बहुत, या तो एक आया आज तक 1 मार्क्स का ही है, ठीक है। ये मालूम कर लेता है कि भाई ये जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस जो होती है उसका फॉर्मूला लिखिए। तो आप ये लिख दोगे C इक्वल टू 4πε0 R, ये कहने का मतलब है। या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसा आता है, मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस इतनी है 9 सेंटीमीटर ऐसे कह दे,
या 2 सेंटीमीटर 3, तो वो कहे कि इसकी कैपेसिटेंस बता दीजिए, तो आप यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे आर की, और इसकी वैल्यू आपको रटी हुई है 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की 9 × 10⁹ तो ये उसका उल्टा कर दोगे आप, है ना। देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे, मान लीजिए आर की वैल्यू कितनी दी है 18 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे 18 × 10⁻² मीटर, ऐसे तो करोगे। क्लियर। फिर क्या पूछा उसने सी, तो सी इजिकल टू क्या होता है 4πε0, तो मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या लगाओगे आप 1/9 × 10⁻⁹, और आर की वैल्यू क्या है 18 × 10⁻², तो 9 2 ज़ा 18, तो 2 ये 10⁹ ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की 11, क्या आ गया है फेरेड। बात समझ में आ गई। तो ऐसे करके हो सकता है आप इसे फेरेड को ऐसे भी लिख सकते हो 20 पीको फेरेड, फेरेड को कैसे लिख सकते हो 20, क्यों 10⁻12 पीको के बराबर होता है ना। तो आपने यहाँ 0 बढ़ाया और एक यहाँ पे क्या बढ़ा दी माइनस की 12 कर दी, ठीक है। तो ऐसे, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है एक, ये मालूम कर लेता है, ठीक है। तो पहले क्या है ये नोट कर जी करिए, फिर ये, ठीक है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।